मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय निकायों के चुनाव में, जिसमें नगरीय निकाय एवं पंचायतें शामिल हैं, यह निर्णय लिया गया है कि चुनावों में बैलेट पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का अर्थात ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है और चुनौतियों से भरा है। यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिन चुनावों का आयोजन किया जाता है उनमें ईवीएम्स का उपयोग होता रहा है, स्थानीय निकायों के चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में एक से अधिक पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होता है। ऐसे में ईवीएम के उपयोग की जो सारी प्रणाली है उसे हमें नए सिरे से विकसित करते हुए उसकी जानकारी न केवल प्रशासनिक स्तर पर उन कर्मचारियों की तक जिन्होंने इस काम को आगे संपन्न कराना है, बल्कि साथ ही जनप्रतिनिधियों को और जन साधारण को भी, जो वोटर हैं हमारे, उन तक इसके बारे में, इसके उपयोग के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम सब आरओज़ और एआरओज़ की ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। अगर वे इन नए ईवीएम से भली भांति अवगत होंगे, इनके उपयोग से भली भांति अवगत होंगे, इनका उपयोग कैसे किया जाएगा, कैसे ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन ईवीएम्स का उपयोग किया जाता रहा है उनसे भिन्न हैं, इसके बारे में वे प्रशिक्षित होंगे, तब ही जाकर के आगे यह मैसेज जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर चुनाव कार्यदल जो लगेंगे उन तक पहुंच पाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने इस हेतु कई प्रशिक्षण फिल्मों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह फिल्म उस कड़ी में पहली फिल्म है जो आरओज़ और एआरओज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। मुझे विश्वास है कि राज्य भर में सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स इस फिल्म का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने नेतृत्व में ईवीएम के उपयोग को अगले दौर के आम चुनावों में नगरीय निकायों और पंचायतों में इनका सफल उपयोग करने में सहायक होंगे। धन्यवाद। प्रजातंत्र में यह अत्यंत आवश्यक है कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करे। मतदाता अपना मत का उपयोग सहजता एवं सरलता से उपयोग कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि मतदान के लिए जिन दलों का चयन हुआ है उनका बहुत अच्छा और पर्याप्त प्रशिक्षण हो। यह बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं या नगरीय निकायों की बात करते हैं, जहां पर एक एक मत के अंतर से हार जीत का फैसला होता है। मतदान दल जितना अच्छा प्रशिक्षित होगा उतने ही सहजता से वह चुनाव करा पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि प्रशिक्षण दलों को अधिक से अधिक उनकी जिज्ञासाओं, उनकी कठिनाइयों को हल किया जाए, उसके लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। पूरा विश्वास है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस फिल्म का अधिक से अधिक उपयोग कर प्रशिक्षण में आए सभी कर्मचारियों को बार बार इसको दिखाकर उनकी जिज्ञासाओं का हल कर मतदान दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण देंगे। नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में स्थानीय निकाय अर्थात नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। यह चुनाव एक विशेष रूप लिए होंगे। यह विशेषता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस बार जो नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय के चुनाव होंगे
उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से तो हम कई विधानसभा और लोकसभा पिछले चुनाव कराते आए हैं, फिर इसमें नवीनता क्या है? जी हाँ, इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय चुनावों में प्रयोग किया जाना है, ये अपने आप में एक अनूठी मशीन है। इससे पहले कि मैं आपको विस्तार से बताऊं, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर संजय दीक्षित के माध्यम से हम इस मशीन से प्रत्यक्षता रूबरू हों। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय दीक्षित से कि आपको इस मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी दें। डॉक्टर संजय दीक्षित। नमस्कार। ईवीएम शब्द अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस शब्द से कोई भी भारतीय मतदाता आज अनजान नहीं है। भारत के इंजीनियरों की दक्षता की शानदार मिसाल इस मशीन ने देश के कोने कोने में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और मध्य प्रदेश इस मामले में अव्वल राज्य बनने जा रहा है, जो पहली बार नगरीय निकाय और ग्रामीण निकायों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो आइए मैं आपका परिचय इस मशीन की विशिष्टताओं से कराता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दो मुख्य भाग होते हैं। एक जिसे हम कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण यूनिट बोलते हैं, दो जिसे हम बैलेट यूनिट अर्थात मतदान यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित इस मशीन के मुख्य भागों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम बैलेट यूनिट बोलते हैं, इसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इन बक्सों के रंग भविष्य में आपको अलग भी मिल सकते हैं। इस बैलेट यूनिट को जब आप प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो कोनों में एड्रेस टैग लगाने की व्यवस्था है और जब आप इसको खोलेंगे तब आप इसकी विशिष्टताओं के बारे में और बात करेंगे। ये देखिए, बैलेट यूनिट को इसके कैरिंग केस अर्थात इसके बक्से में से निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। अब इसकी विशिष्टताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले इसके पृष्ठभाग पर आप देखें, यहाँ पर लेसर मार्किंग द्वारा इसकी क्रम संख्या अर्थात सीरियल नंबर दिया गया है, जिसके साथ छेड़खानी संभव नहीं है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बैलेट यूनिट से जोड़ी जाने वाली दूसरी बैलेट यूनिट के सॉकेट दिया गया है। इसकी खूबी यह है कि इसमें इस बार कलर कोड का उपयोग किया गया है, अर्थात एक तरफ आप देखेंगे लाल रंग और दूसरी तरफ आप देखेंगे काला रंग, और यही कलर कोड इस प्रकार से प्रत्येक बैलेट यूनिट के पिन में भी दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि मतदान दल द्वारा इसको जोड़ते समय जो गलतियां की जाती थी, जिसके कारण पिनें नष्ट हो जाती थी या खराब हो जाती थी, उसकी संभावनाएं अब नगण्य हो गई हैं। और आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर टॉप शब्द भी लिखा है, अर्थात एक से ज़्यादा तरीके से हम इसको ठीक ढंग से जोड़ सकते हैं। अब आइए अपन इसके सामने वाले भाग की चर्चा करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बल्ब, जिसे रेडी लैंप बोलते हैं। ये चलते मतदान के दौरान उस समय जलेगा जब मतदान अधिकारी बैलेट अर्थात मतपत्र कंट्रोल यूनिट के द्वारा इशू करेगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक स्लाइड स्विच है जो सफ़ेद रंग का हमें दिख रहा है और इस समय 1 पर सेट है। इस कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की कुछ सामान्य विशिष्टताओं के बारे में आइए हम चर्चा करें, इसके पूर्व कि हम इसकी डिटेल्स या विस्तार से इन दोनों के बारे में जानकारी। यह एक मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मशीन है, अर्थात एक बैलेट यूनिट से 8 पद के चुनाव कराए जा सकते हैं। एक कंट्रोल यूनिट से 4 बैलेट यूनिट जोड़ी जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल 60 उम्मीदवार, जिसमें नोटा भी शामिल हैं, एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। 2000 वोटर्स
इसमें एक साथ रजिस्टर किए जा सकते हैं, अर्थात मत दिए जा सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, इसके सीरियल नंबर लेसर मार्किंग द्वारा प्रिंटेड है। इसमें टेम्पर सेंसर लगा हुआ है, अर्थात यह छेड़छाड़ रहित मशीन है। जब भी इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो बैलेट यूनिट के सारे लाल बटन जल उठेंगे। ये मेरे मित्र अभी आपको अब बताने वाले हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जब ये लाल बटन जलेंगे तो किस प्रकार से दिखते हैं। जिस प्रकार से पुरानी मशीनों में लिंक एरर और प्रेस एरर होती थी, वो इसमें भी यहां दिखाई जाएगी। जब भी आप मशीन को गलत तरीके से जोड़ेंगे या नहीं जुड़ी होगी तो वो लिंक एरर दिखाएगी, या इस बैलेट यूनिट के साथ यदि कोई छेड़खानी की जाएगी तो वो प्रेस एरर दिखाएगी। इसके अलावा इस मशीन में के डिस्प्ले सेक्शन में जब हम कंट्रोल यूनिट पे आएंगे तो कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारियां प्रदर्शित होती हैं, जिसमें से एक का जिक्र अभी मैं सिर्फ आपके सामने करने जा रहा हूं। बाकी का जब हम कंट्रोल यूनिट पर आएंगे तब बताएंगे। वो है इनवैलिड ऑपरेशन। ये पूरा शब्द इसमें लिखा आता है। इसका अर्थ ये रहते हैं कि आपने मशीन के ऊपर कोई गलत कमांड देकर आप उससे कार्य लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आइए अब हम बैलेट यूनिट की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये स्लाइड स्विच 1, 2, 3 या 4 जैसी भी स्थिति लागू हो उस हिसाब से सेट किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रेल में नंबर्स दिए हुए हैं। ब्रेल लिपि में इन नंबरों को देने का ये फ़ायदा है कि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं या जो देख नहीं सकते हैं वो इसको छूकर अपना मत अंकित कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर सारे बटन दिए गए हैं जो इस समय मास्क्ड हैं, अर्थात ढके हुए हैं। इनको जब हम खोलेंगे तो इनका रंग बदल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये तीरों के निशान, जिस एलईडी लैंप की मैं बात कर रहा था जो लाल रंग से जलते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ये एक प्लेन एक्रेलिक शीट है। इस शीट पर मतपत्र को फिक्स किया जाता है। मतदान के लिए तैयार करते समय इस पर मतपत्र लगाया जाता है। अब मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे इसके कुछ बटन खोलकर हमें दिखाएं, जिससे हम इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बटन खुला है जिसका कि रंग बदल गया है। ये बटन बंद है, इसका रंग सफ़ेद है। और एक लाल रंग का एंड बटन हमें दिख रहा है। इस एंड बटन का उपयोग डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। तो ये थी बैलेट यूनिट के बारे में जानकारियाँ। आइए अब हम चलते हैं कंट्रोल यूनिट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके दोनों सिरों पर 2 एड्रेस टैग लगाने की व्यवस्था है, अर्थात जब आरओ द्वारा इस मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार किया जाएगा तो यहाँ पर 2 एड्रेस टैग मतदान दल को लगे हुए मिलेंगे। इसकी व्यवस्था यहाँ पर है। जब आप इसको खोलेंगे तो आप इस प्रकार से इस मशीन को इसमें पाते हैं, कंट्रोल यूनिट को। जब हम निकालेंगे तब आप इसकी कई विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले इसके पृष्ठभाग का निरीक्षण करें। जैसा मैंने बताया था, बैलेट यूनिट के पीछे भी लेसर मार्किंग द्वारा नंबर, इसके सीरियल नंबर दिए गए थे। उसी प्रकार इस कंट्रोल यूनिट में भी लेसर मार्किंग द्वारा यहाँ पर इसका सीरियल नंबर अर्थात क्रम संख्या दिया हुआ है। यदि हम इस ढक्कन को खोलें तो आपको इसमें कई चीज़ें दिखेंगी। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है BU कनेक्टर। इसका अर्थ ये है कि जो बैलेट यूनिट की पिन है जिसमें एक तरफ लाल रंग है और एक तरफ काला रंग है, वो इस प्रकार से इसमें जोड़ी जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश समाप्त हो गई। ये ऑन ऑफ बटन है जिससे इस कंट्रोल यूनिट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद ये आप एक स्लॉट देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें प्रिंटर कनेक्ट करके हम इसके अंदर जो भी डाटा फीड है, चाहे वो मतदान से संबंधित हो या चाहे वो
मतदान केंद्र से संबंधित जो जानकारियाँ इसमें फीड की जाती हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं। आइए इसके मुख्य भाग अर्थात पहले भाग का हम निरीक्षण करें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हरे रंग का बल्ब है, इसको ऑन लैंप के रूप में हम जानते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लाल रंग का बल्ब है जिसे हम बिजी लैंप के रूप में जानते हैं। अब आप देखेंगे ये इसमें 4 मुख्य खंड हैं और मैं आपको सिलसिलेवार इन चारों मुख्य खंड की जो विशिष्टताएं हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। इसे हम बोलते हैं डिस्प्ले सेक्शन अर्थात प्रदर्शन खंड। ये जो दूसरा खंड है इसको हम बोलते हैं कैंडिडेट सेट सेक्शन। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा सेक्शन जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेक्शन या परिणाम खंड। और उसके बाद ये चौथा भाग है जिसे हम बोलते हैं बैलेट सेक्शन। तो आइए सबसे पहले हम ये जो प्रदर्शन खंड है जिसे हम डिस्प्ले सेक्शन के रूप में सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह डबल लाइन अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस दिखाती है, अर्थात 2 लाइनों में इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट प्रदर्शित होते हैं। इस मशीन में रियल टाइम क्लॉक दी गई है, अर्थात जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको वास्तविक समय बताएगी और तारीख भी बताएगी। इसमें वार्ड नंबर और बूथ नंबर संबंधी जानकारियां फीड की जा सकती हैं। यह मशीन बैटरी स्टेटस भी बताती है जो कि 4 प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला है हाई। इसका हाई का अर्थ यह है कि यह बैटरी 40 घंटे तक कार्य कर सकती है। जब यह मीडियम बताएगी तब यह मशीन या वो बैटरी 30 घंटे तक कार्य कर सकती है। जब यह लो बताएगी इसका मतलब इसमें 10 घंटे या उससे कम की बैटरी लाइफ बची है या बैटरी की जो क्षमता है वो 10 घंटे या उससे कम है। और जब अंत में 2 या 3 घंटे बचते हैं तब इसमें अपने आप लिखा हुआ आ जाता है चेंज बैटरी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे मतदान दल के लिए है कि वो बैटरी स्टेटस देखकर अपना कार्य उस हिसाब से कर सकता है। इतना ही नहीं, यह मशीन कंट्रोल यूनिट स्वयं का सीरियल नंबर अर्थात क्रम संख्या और सीरियल नंबर ऑफ डीएमएम, ये एक नया शब्द और ये एक नया फीचर, एक नई विशिष्टता इस मशीन में है, उसका सीरियल नंबर भी यह दर्शाती है। और आइए मैं आपको अब कैंडिडेट सेट सेक्शन की तरफ ले चलता हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बैटरी है जिसको पावर पैक भी बोलते हैं और इसको लगाना और निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर इसकी पिन दी हुई है, इसमें इसको आप आसानी से धीरे से इसको लगा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। इसके बाद आप देखिए जो इस मशीन को सबसे पुरानी मशीनों से सबसे अलग करती है, जो एक नई विशिष्टता अपने आप में समेटे हुए है, जिसका नाम है DMM अर्थात डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल। इस DMM के साथ कुछ सावधानियां बरतना पड़ती हैं, जैसे इसको हमेशा मशीन ऑफ करने के बाद ही लगाया या निकाला जाएगा और इसको निकालना और लगाना बहुत आसान है। इस प्रकार से ये निकल जाएगी और इसी प्रकार से आप इसको जो स्लॉट दिया हुआ है उसमें धीरे से इसको आप लगा देते हैं। अब ये जो DMM है, यदि किसी मशीन या कंट्रोल यूनिट में नहीं होगा तो वह कंट्रोल यूनिट कार्य नहीं करेगी। इसका सिंपल फार्मूला ये है, नो DMM नो वर्क। कोई DMM नहीं तो ये मशीन कोई कार्य भी नहीं करेगी। इस DMM का कार्य यह है कि यह मतदान संबंधी और मतदान केंद्र संबंधी सभी जानकारियां अपने आप पैरेलल स्टोरेज सिस्टम है, समानांतर व्यवस्था है जिसमें ये डाटा पूरा फीड हो जाता है। मशीन कंट्रोल यूनिट में भी डाटा फीड होता है और इस DM में भी डाटा फीड होगा।
इस डीएमएम को हम किसी दूसरी कंट्रोल यूनिट में लगा के भी इसका डाटा रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस समय मशीन में सबसे पहले स्थिति आएगी वो मेमोरी चेंज नामक डिस्प्ले यहाँ पर आएगा। इसका अर्थ है ये है कि या तो डीएमएम को चलती मशीन में छेड़छाड़ की गई है, निकाला गया है, या किसी और कंट्रोल यूनिट का डीएमएम इस मशीन में लगाया गया है। उस केस में, उस स्थिति में हमें पहले रिजल्ट सेक्शन की ओर जाना होगा। लेकिन अपन रिजल्ट सेक्शन की ओर जाएं उसके पहले इस लाल बटन की बात कर लें। इससे कैंडिडेट सेट करने के लिए आरओ के स्तर पर उपयोग किया जाता है। अब आइए हम रिजल्ट सेक्शन की तरफ चलें तो देखेंगे आप यहाँ पर क्लोज, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 और क्लियर। CRC एक बहुत प्रचलित शब्द है मतदान दलों और चुनाव कार्य में लगे सभी व्यक्तियों के लिए, या कुछ लोग इसे ब्लैक, येलो और वाइट के नाम से भी BYW के रूप में भी याद रखते हैं। जब मैं आपसे डीएमएम की बात कर रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि यदि डीएमएम बदल जाए या किसी दूसरी कंट्रोल यूनिट में डीएमएम को लगाकर हम उसका डाटा यदि रीड करना चाहें, उसमें जो जानकारी संग्रहित है उसे यदि हम पढ़ना चाहें, तो उसके लिए पहले हमें रिजल्ट 1 बटन दबाना पड़ेगा, जो इस मशीन, इस कंट्रोल यूनिट में जो डाटा पहले से ही स्टोर है, जो पहले से ही संग्रहित है, उसको दर्शाएगी। उसके बाद रिजल्ट 2 जब हम दबाएंगे तो वो डीएमएम में जो डाटा स्टोर है, जो जानकारी संग्रहित है, उसको ये मशीन दर्शाएगी। उसके बाद फिर हम इस मशीन को क्लियर करेंगे। उसके बाद वो डीएमएम इस मशीन के साथ, जिसका कि सीरियल नंबर इस कंट्रोल यूनिट से भिन्न है, कार्य करने के लिए तैयार होगी। तो मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्रोल यूनिट में एक जानकारी संग्रहित है और वही समान जानकारी डीएमएम में भी संग्रहित है। यदि हम रिजल्ट 1 दबाएंगे तो हमें हमेशा कंट्रोल यूनिट में संग्रहित जानकारी डिस्प्ले सेक्शन अर्थात प्रदर्शन खंड में देखने को मिलेगी, और जब भी हम रिजल्ट 2 बटन दबाएंगे तो हमें डीएमएम में जो जानकारी संग्रहित है वह प्रदर्शन खंड में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, यह मशीन उम्मीदवारों की संख्या और पदों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ सीट्स भी दर्शाती है। इसके बाद रिजल्ट सेक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंटर से इसकी पूरी जानकारी पीछे जिसका जहां पर स्लॉट दिया गया है हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब ये बैलेट सेक्शन है जहां पर आपको एक टोटल का बटन दिखाई दे रहा है और एक बैलेट का बटन दिखाई दे रहा है। ये टोटल के बटन को हम चलते मतदान के दौरान कभी भी उपयोग कर कुल मतदाता कितने उस केंद्र पर आ चुके हैं उसकी संख्या हम निकाल सकते हैं। हर 2 मत के बीच में 2 सेकंड की बीप आती है। यह मशीन क्लियर करने में सिर्फ 15 सेकंड का समय लेती है। इसके अलावा इस बैलेट बटन को दबाकर हम मत इशू करते हैं अर्थात मतदाता के लिए जारी करते हैं। अब प्रदर्शन खंड में कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारियां और प्रदर्शित होती हैं, जिसमें से एक के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, जिसे इनवैलिड ऑपरेशन कहते हैं। आइए अब उसके बारे में विस्तार से बात कर लें। ये तब होगा जैसे आप कैंडिडेट सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिना मशीन को क्लियर किए हुए, या आपने क्लोज का बटन दबा दिया है और फिर भी मत बैलेट इशू करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी ये इनवैलिड ऑपरेशन बताएगी। इसके बाद कुछ और जानकारियां ये प्रदर्शित करेगी, जैसे अनफिनिश्ड वोट, अंडर वोट। यह जानकारियां मैं अपने मित्र के हवाले करता हूं। जब हम मशीन को आरओ लेवल पर सेट करेंगे वास्तविक मतदान के लिए, तब इन जानकारियों को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यह मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अपने आप में कई विशिष्टताएं
समेटे हुए, जिनमें से अधिकतर के बारे में मैंने आपको बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष की यह नवीनतम मशीन हमारे नगरीय निकाय और ग्रामीण पंचायतों के चुनाव में एक नए आयाम स्थापित करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित। साथियों, अभी डॉक्टर दीक्षित ने विस्तार से हमें इस ईवीएम के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से अब हम ये जानते हैं कि यह मशीन क्यों पिछली मशीन से बेहतर और अच्छी है। और आप देख सकते हैं, अब हमें पता है कि डीएमएम क्या है। अब हम जानते हैं कि डीएमएम को ऑफ में ही लगाना या निकालना है। अब हम ये क्लोज, ये रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2 और ये क्लियर, इन बटनों के उपयोग से भली भांति परिचित हैं। अब हम टोटल बटन का उपयोग जानते हैं, अब हम बैलेट बटन का उपयोग जानते हैं। हम जानते हैं कि डिस्प्ले पर अब किस प्रकार से सूचनाएं आती हैं, और अब हम जानते हैं कि ऑन और बिजी लैंप कैसे हैं और इसको किस तरह से कलर का ध्यान रखते हुए BU से CU को कनेक्ट किया जाता है। इसके अगले भाग में साथियों हम देखेंगे कि ये जो जानकारी आपको बताई कि डिस्प्ले पे क्या आएगा और किस तरह से हम उसको सेट करेंगे। जैसा डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि इसमें वार्ड नंबर और बूथ नंबर भरा जा सकता है। हम अगले भाग में ये देखेंगे कि RO लेवल पर इस मशीन को किस तरह से किसी वार्ड विशेष और मतदान केंद्र विशेष पर भेजे जाने के लिए तैयार करते हैं। आइए हम देखते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर इस मशीन को पहले नगरीय निकाय के चुनाव के लिए किस तरह तैयार किया जाता है। हम जानते हैं नगरीय निकाय में महापौर अथवा अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव के लिए इस मशीन को किसी वार्ड विशेष के किसी विशेष बूथ के लिए किस प्रकार से सेट किया जाएगा, इसके बारे में मेरे मित्र डॉक्टर पीयूष भटनागर आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर दीक्षित ने बताया, हम एक उदाहरण लेके काम करेंगे। यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें किसी भी नगर निगम या नगर पालिका के महापौर या अध्यक्ष पद का एक पद ले रहे हैं और दूसरा पद हम किसी वार्ड विशेष के पार्षद का लेंगे। अर्थात 2 पदों के लिए हम इस मशीन को सेट करेंगे। यहाँ हम एक परिकल्पना के दायरे में रहकर काम करेंगे और वो परिकल्पना यह है कि माना कि प्रत्येक पद के लिए लड़ने वाले अभ्यर्थियों अर्थात प्रत्याशियों की संख्या जो है वो अधिकतम 15 है, अर्थात 15 या 15 से कम है। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि एक बैलेट यूनिट पर एक ही पद के प्रत्याशी का मतपत्र लगाया जाएगा। यदि 15 से अधिक प्रत्याशी होते हैं तो वो उसी पद के लिए एक दूसरी BU पर भी जाएगा। लेकिन अभी हमने जो परिकल्पना ली है कि प्रत्येक पद के लिए लड़ने वाले अभ्यर्थी या प्रत्याशियों की संख्या 15 से कम है, अतः प्रत्येक पद के लिए एक BU से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इस स्तर पर सेट करने के लिए हमने जिस सामान की आवश्यकता पड़नी होगी वो हमें पहले एकत्रित करना होगा। एक हमें CU चाहिए, 2 हमें BU चाहिएगी। एक BU ये है, एक BU और मेरे पास है, इसमें पहले से मतपत्र लगा है। एक में आपको मतपत्र नहीं दिख रहा है, उसका कारण यह है कि मतपत्र लगाने की विधि मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसी विधि के द्वारा फिर हम अन्य BU में भी मतपत्र लगा सकते हैं। यहाँ हम जो उदाहरण लेंगे वह उदाहरण है, पदों की संख्या है 2, अर्थात महापौर या अध्यक्ष का एक पद, दूसरा प्रत्येक वार्ड के लिए पार्षद का पद। और माना कि महापौर या अध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी हैं उनकी संख्या 11 है और उस वार्ड के जिसके लिए हम नवी नंबर लेके से करेंगे, उस वार्ड के पार्षद के लिए प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो 15 हैं। यह प्रत्याशियों की संख्या 11 और 15 जो मैंने बताई है, यह नोटा सहित है, अर्थात अंतिम प्रत्याशी के रूप में हमें नोटा को लेना है। तो उसको मिलाकर प्रत्याशियों की संख्या महापौर या अध्यक्ष के लिए 11 और पार्षद के लिए 15 है। आइए अब हम ये देखते हैं पहले सामान्य इंस्पेक्शन हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जिन पदों के चुनाव हो रहे हैं उन पदों के प्रत्याशियों वाला हमारे पास मतपत्र होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर हमने 11 प्रत्याशी लिए हैं नोटा सहित, तो ये 11 प्रत्याशियों का महापौर या अध्यक्ष का मतपत्र है मेरे पास। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक और मतपत्र है जो इसमें पहले से लगा हुआ है। यहाँ मैंने आपको बताया कि मैं लगाने का तरीका बताऊँगा। ये दूसरा मतपत्र हो गया आपके पास। इसके बाद कुछ विशेष प्रकार की सीलें हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी उपयोग के लिए विशेष रूप से छपवाई गई हैं।
इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का लोगो है और ये विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो सील है इसके दोनों कॉर्नर्स पे CU लिखा हुआ है। इसी प्रकार डॉक्टर दीक्षित के हाथ में एक और सील आप देख सकते हैं जिसके दोनों कॉर्नर्स पे BU लिखा है। अर्थात यह सील जिस पे CU लिखा है यह कंट्रोल यूनिट पे जाएगी और यह सील जिस पे BU लिखा है यह बैलेट यूनिट पे जाएगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास मोमबत्ती होना चाहिए, हमारे पास धागा होना चाहिए, हमारे पास एड्रेस टैग होने चाहिए, हमारे पास चपड़ा होना चाहिए, हमारे पास स्पेशल टैग होना चाहिए, हमारे पास धातु की पीतल की सील होना चाहिए, हमारे पास माचिस होना चाहिए और आवश्यकता अनुरूप प्रयोग करने के लिए कटर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को पहले एकत्रित करने के पश्चात कैसे काम स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले एक मतपत्र का संस्थापन। जिस भी BU में मतपत्र लगना है पहले हम देख लें कि पहली BU पर, नगरीय निकाय में पहली BU पर महापौर या अध्यक्ष पद का बैलेट पेपर लगाया जाएगा। दूसरी BU पर वार्ड के पार्षद का बैलेट पेपर लगाया जाएगा। तो पहली BU वो होगी जिसका कि स्लाइड स्विच 1 पर हो। यह स्लाइड स्विच को मैंने इधर कर दिया, ये 1 पर सेट है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो यहाँ से 1 के पीछे सफ़ेद बबल दिखता है, बाकी के पीछे 2, 3, 4 के पीछे ब्लैक नज़र आता है। 1 के पीछे वाइट बॉल दिखने का अर्थ तात्पर्य है कि यह मशीन 1 पर सेट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए मतपत्र संस्थापन का तरीका विधानसभा लोकसभा की तरह है। ये कोई इसमें अलग से बात नहीं ली गई है। इसको उचित जगह से खोलकर और इस तरह से मतपत्र को संस्थापित करते हैं। ये ध्यान रखना है अलाइनमेंट का कि हर बॉक्स के सामने प्रत्याशी का एक निशान आ जाए। सावधानी पूर्वक इसको बंद कर दीजिए और बंद करने के पश्चात पुनः इसे अंदर की तरफ से, ये दोनों यहाँ पे आवश्यक छिद्र दिए हुए हैं, यहाँ से धागा डालते हैं और यहाँ से धागा डालते हैं। इस धागे को यहाँ बीच में लाकर गठान लगाकर, ये एड्रेस टैग होता है। इस पर आवश्यक जानकारियों को भरने के बाद RO की सील लगती है और ये गठान से यहाँ पर बांध दिया जाता है और चपड़ा गर्म करके लगा दिया जाता है। सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब हम इसकी सीलिंग कर रहे हों चपड़े से, तब इस पर गर्म मोम या गर्म चपड़ा नहीं गिरे। इसके पश्चात आवश्यक संख्या में इसके बटनों को हमें खोलना चाहिए। हम देख सकते हैं कि प्रत्याशियों की संख्या 11 है, इसलिए हमें 11 प्रत्याशियों के बटन खोलने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और एक अंतिम बटन लाल रंग का हमें पहली BU में खुला रखना चाहिए सेटिंग के समय। यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये बटन जो पहले सफ़ेद दिख रहे थे, डॉक्टर दीक्षित ने आपको बताया था, ये मास्क्ड पोजीशन में अर्थात ढके हुए। जब हम इन्हें खोल देते हैं तो ये ग्रे कलर के या अंतिम बटन लाल कलर का होता है। इसका मतलब है ये बटन अनमास्क्ड हैं अर्थात खुले हुए हैं। ये जो ग्रे रंग के और लाल रंग के दिख रहे हैं ये बटन खुले हुए हैं अर्थात अनमास्क्ड हैं, और जो सफ़ेद रंग के हैं ये ढके हुए हैं और मास्क्ड हैं। तो कितने बटन खुले होने चाहिए सेटिंग के समय, इसके 2 तरीके हैं जानने के। पहला तरीका यह है कि कितने प्रत्याशी हैं। जैसा कि आपने देखा प्रत्याशियों की संख्या 11 है, इसलिए मैंने 11 बटन खोले। अगर ये प्रत्याशियों की संख्या 6 होती तो मतदान केंद्र पर भेजते समय तो 6 ही बटन जाएंगे खुले, लेकिन RO लेवल पर सेटिंग के समय न्यूनतम 10 बटन खोलना आवश्यक है। इसके पीछे का कारण मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह मशीन वार्ड विशेष का नंबर और मतदान केंद्र का नंबर अपने अंदर रखती है। इसको हम कैसे फीड करते हैं? कोई भी नंबर होगा वो 0 से 9 तक अर्थात कुल 10 अंकों द्वारा बना होगा। तो पहले बटन से 1, दूसरे बटन से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4, पाँचवें से 5, छठे से 6, सातवें से 7, आठवें से 8, 9वें से 9
और 10वें बटन से 0 अंक भरा जाता है। और मतदान केंद्र क्रमांक और वार्ड नंबर, 2 जानकारियां ऐसी होती हैं जिनको 4 डिजिट में, 4 डिजिट में अर्थात 4 अंकों में भरते हैं। उदाहरण के तौर पर मतदान केंद्र क्रमांक 2 को भरना है तो उसे 0002 0002 में भरेंगे, और वार्ड नंबर 15 भरना है तो 0015 में भरा जाएगा। इस तरह से हमें 4 अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो 0 के लिए 10वां और 1 से 9 तक के अंकों के लिए 1 से 9 बटन। अब चूंकि न्यूनतम 10 बटन खोलते हैं अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या के बराबर, तो यहां पर प्रत्याशियों की संख्या 11 है, इसलिए मैंने ये 11 बटन खोल लिए हैं। और 2 जानकारियां ही ऐसी हैं, एक मतदान केंद्र क्रमांक और एक वार्ड क्रमांक, जिनको कि इसमें फीड करने के बाद लाल बटन को दबाकर सेव अर्थात सुरक्षित किया जाता है। इसलिए सेटिंग के समय आरओ लेवल पर सेटिंग के समय पहली बीयू के न्यूनतम 10 अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या के बराबर और एक लास्ट वाला लाल बटन खुला होना अनिवार्य है। आप ये देखिए, इस तरह से मतपत्र लगाने के पश्चात हम क्या करते हैं, अब इसको सेटिंग के लिए हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे। कनेक्शन करते समय ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको मशीन की विशेषताएं बताते समय बताया गया था, पहली बीयू जो है वो सीयू के साथ जोड़ी जाएगी, और पहली बीयू में ये टॉप का ध्यान रखा मैंने, लाल कलर और ब्लैक कलर ध्यान दिया है। इसको यहाँ ढंग से रख के लगा लेते हैं सर, फिर दिखा दें। ये इसको इस तरह से लगाइए, इस तरह से ये मशीन कनेक्ट हुई। अब दूसरी बीयू जिस पर कि मैंने पार्षद का मतपत्र पहले से चिपका लिया है, आपको बता देना चाहता हूं। पार्षद के लिए हम जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें नोटा सहित 15 प्रत्याशी हैं, इसलिए मुझे इसके 15 बटन खुले रखने चाहिए। इसके 15 बटन में खोल लेता हूं। इस तरह से प्रत्याशियों की संख्या के बराबर बटन खोलने पड़ेंगे हमें। सर, इसका लाल बटन नहीं खोला आपने? इसका लाल बटन केवल, मैं आपको बताना चाहता हूं इसका लाल बटन क्यों नहीं खोला गया है। सेटिंग के समय केवल पहली बीयू का ही लाल बटन खोला जाएगा, दूसरी या तीसरी जितनी भी बीयू का प्रयोग हो रहा है उसमें लाल बटन का प्रयोग सेटिंग के समय नहीं किया जाता। अब आप देख सकते हैं सेकंड बीयू पर जितने प्रत्याशी हैं उतनी संख्या में बटन ग्रे हैं। बैलेट पेपर सीधा चिपका हुआ है, जिसको लगाने का तरीका वही है जो कि हम विधानसभा लोकसभा लगाते थे, या मैंने अभी आपको यहाँ लगा के बताया। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका स्लाइड स्विच 2 पर सेट होना चाहिए। जिसका स्लाइड स्विच 2 पर सेट है वो मशीन बैलेट मशीन 2 है, उस पर हम पार्षद का मतपत्र चिपकाएंगे और उसका कनेक्शन हम पहली बीयू से करेंगे। टॉप और लाल रंग का ध्यान मैं यहाँ भी रखूँगा, और ये इसको यहाँ ये इस तरह से इस मशीन को कनेक्ट किया हमने पहली बीयू से। यह मशीनें आपस में सही तरीके से कनेक्ट हो गई हैं या नहीं, इसकी भी एक पहचान है। यह पहचान मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपसे एक स्थिति की कल्पना करने के लिए निवेदन करता हूं कि माना कि यह मशीन, फिर से उदाहरण देखिए, नगरीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, 2 पदों पे चुनाव है। प्रथम पद है नगर निगम के महापौर, या अगर वो नगर पालिका है तो उसका अध्यक्ष, जिसका कि बैलेट पेपर हमने पहली बीयू पे चिपकाया है, और उस पर लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 11 है, नोटा सहित। इसी प्रकार एक वार्ड क्रमांक हम मान लेते हैं, मान लीजिए सर कि वार्ड क्रमांक 24 है, तो वार्ड क्रमांक 24 पे जो पार्षद का चुनाव होना है वहाँ पर पार्षदों के प्रत्याशियों की संख्या है 15 नोटा सहित। उसका महापौर का मतपत्र पहली बीयू पे, पार्षद का मतपत्र दूसरी बीयू पर, और मतदान केंद्र क्रमांक हम मान लेते हैं 57। अब वार्ड क्रमांक 24
मतदान केंद्र क्रमांक 57 पर भेजे जाने के लिए यह मशीन आरओ लेवल पर सेट करनी है। प्री इंस्पेक्शन सेट करने से पहले सारी जानकारी लिख के रख लीजिए। मशीन को देखिए कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं। इसकी पहचान मैं अपनी मदद के लिए मेरे साथी डॉक्टर सोंधिया को मैं आमंत्रित करूंगा। सोंधिया जी, आप मेरे साथ आएंगे जरा। हमें ये देखना है सर कि जब मैं इसको ऑन करूंगा तो इन दोनों पर एक साथ लाइटें चमकनी चाहिए। आप ऑन कर दें सर, मैं इसको देख रहा हूँ, आप इसे देखिए। चमके थे बल्ब? दिखे नहीं। फिर से ऑफ करके ऑन करें सर। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर यह कनेक्शन सही है, दोनों मशीनें प्रॉपरली जुड़ गई हैं, तो ऑन करने पर दोनों की लाइट चमकेगी। फिर से ऑन करें सर, आप इस पे देखेंगे ये लाइट बल्ब चमक आएगी। ऑन करें सर, जल्दी सर। तो दोनों पर एक साथ लाइट चमकी, अर्थात ये कनेक्शन सही है। अब मैं सेटिंग की प्रक्रिया आरंभ करता हूं। ऑन करने पर जो डिस्प्ले आता है उसको एक नज़र देखिए। ये डिस्प्ले आगे हो गया। मैं फिर आपको एक बार दिखा दूं। ऑन करते ही ये क्या जानकारी देगा, ध्यान से देखिएगा। MPSEC अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके पश्चात डेट एंड टाइम 19/5/14 जो भी तिथि और समय होगा वो बताएगी। सीरियल नंबर ऑफ CU एंड सीरियल नंबर ऑफ DMM। यह जानकारियां यह मशीन स्वतः ही पढ़ती है, इसे हमें भरना नहीं पड़ता। वार्ड नंबर 12 और बूथ क्रमांक 115 के लिए ये पहले से सेट है, जिसको कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अब बदल देंगे। नंबर ऑफ पोस्ट जो भी इसमें पहले भरा रहेगा वो जानकारी डिस्प्ले होगी। पोस्ट 1, पोस्ट 1 के लिए इसमें कैंडिडेट्स 3 और सीट 1 दिया है। मैं आपको यहाँ विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि यह मशीन 2 प्रकार की जानकारी रखती है। एक वार्ड, मतदान केंद्र क्रमांक, अपने खुद के नंबर, डेट, टाइम और कैंडिडेट्स आदि। दूसरी मतदान संबंधित अर्थात पोलिंग डेटा। जब भी हम इस मशीन को क्लियर करते हैं तो पोलिंग डेटा इरेज हो जाता है। बाकी जानकारी इसमें सुरक्षित रहती है और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इस मशीन को वार्ड क्रमांक 24 के मतदान क्रमांक 57 पर भेजे जाने के लिए हम सेट करते हैं। मैंने आपको जो बताया उस अनुसार प्रारंभिक तैयारियां आपने कर ली हैं, निरीक्षण कर लिया है। मशीन को ऑन करके इसके जो कंपलसरी डिस्प्ले आता है डिटेल्स वो हमने देख लिए हैं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये कैंडसेट बटन, जो कि कैंडसेट सेक्शन में DMM के नीचे लाल रंग का है और इस पर कैंडसेट लिखा है। देखिए इसको दबाने पर आप डिस्प्ले पे देखेंगे क्या प्रदर्शन होता है। इसको दबाया, छोड़ा, एंटर वार्ड नंबर लिखकर ये लगातार बीप की आवाज़ आती है। एंड वार्ड नंबर एंटर करने के लिए मैंने आपको बताया था 4 अंकों में हमें करना है। उदाहरण में हमने वार्ड नंबर 24 लिया है। 4 अंकों में इसकी हो जाएगा 0024। जैसा कि मैंने आपको बताया है 0 के लिए 10वां बटन और बाकी अन्य अंकों के लिए पहले, दूसरे, तीसरे अन्य बटनों का उपयोग करते हैं। तो 0024 के लिए सबसे पहले फर्स्ट 0 के लिए 10th बटन, 10वें बटन को मैं दबाऊंगा। प्रेस होल्ड फॉर ए मोमेंट एंड रिलीज। एक 0 आ गया। इसके पश्चात दूसरे 0 के लिए फिर से 10वां बटन दबाएं, थोड़ी देर रुकें और फिर छोड़ दें। फिर 24 के लिए 2 के लिए मुझे इसी मशीन फर्स्ट BU का दूसरा बटन दबाना है। दबाइए, एक पल रुकिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर 4 के लिए मुझे चौथा बटन दबाना है। 1 2 3 4, ये चौथा बटन दबाया, एक पल रुक के मैं छोड़ूंगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने चौथा बटन दबाने के लिए 1 2 3 4 गिनती गिनी। ऐसा इसलिए किया कि अंदाजे से बटन दबाने पर यदि गलत बटन दब गया तो इसमें गलत क्रमांक सेव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको उसको सही करने के लिए मशीन को पुनः ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा और फिर कैंडसेट बटन दबा के फिर प्रारंभ से प्रक्रिया का आरंभ करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बटनों को गिनकर सही बटन दबाएं। तो 24 के लिए लास्ट अंक था 4, जो कि मैंने 4th बटन दबाया, रुके और छोड़ दिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 0024 आया, लेकिन यह जानकारी आने के पश्चात भी यह बीप बीप की आवाज़ कर रही है, क्योंकि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। सेव करने के लिए पहली BU का ही
अंतिम अर्थात लाल बटन दबाऊंगा मैं, दबाया, एक पल के लिए रुके और फिर छोड़ दिया। जैसे ही ये जानकारी मैं सेव करता हूँ, अगली जानकारी ये मांगता है एंटर बूथ नंबर, अर्थात मतदान केंद्र क्रमांक को भरिए। मतदान केंद्र क्रमांक हमने उदाहरण में लिया है 57, इसको भी मैं 0057 के रूप में भरूंगा। तो ये पहले 0 के लिए 10वां बटन, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज। अगेन 10th बटन, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज। 2 0 हो गए। 57 में के लिए 5 के लिए 5वां बटन, 1 2 3 4 और ये 5, 5वां बटन दबाया, थोड़ा सा रुके और फिर छोड़ दिया। फिर 7 के लिए ये 6 और ये 7, 7वां बटन दबाया, थोड़ा सा रुके और फिर छोड़ दिया। इसके बाद इसको सेव करने के लिए ये लाल बटन दबाया, एक पल के लिए रुके और छोड़ दिया। अब यह जानकारी सेव हो गई और अगली इसमें देखिए क्या मांग रहा है, वो नंबर ऑफ पोस्ट। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इन 2 जानकारियों के अलावा किसी भी जानकारी को 4 अंकों में भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम केवल 1 अंक में ही जानकारी भरेंगे। इसके अलावा इसके बाद किसी भी अन्य जानकारी को सेव करने के लिए लाल बटन दबाना भी आवश्यक नहीं है। तो ये इसके द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी है नंबर ऑफ पोस्ट डैश डैश, मतलब पदों की संख्या। तो हम नगरीय निकाय का उदाहरण ले रहे हैं और इसमें 2 पद लिए हैं हमने, महापौर अध्यक्ष का एक और फिर पार्षद का दूसरा। तो 2 पद हैं, तो 2 दबाने के लिए पहली बीयू का ये दूसरा बटन दबाया, होल्ड किया और छोड़ दिया। इसके पश्चात जैसे ही आपने 2 भरा, उसने पूछा पोस्ट 1 का फर्स्ट कैंडिडेट। यहाँ जो लिखा आता है उसको पूरा पढ़ने की हमें आदत डालनी है। पोस्ट 1 फर्स्ट कैंडिडेट डैश डैश, मतलब पहले पद के पहले प्रत्याशी की लोकेशन पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पद महापौर अध्यक्ष का होगा और उसका मतपत्र पहली बीयू पे चिपका है, तो जाहिर है पहले प्रत्याशी का नाम पहले बटन के सीध में है, तो उसकी लोकेशन ये है। तो पहले पद के पहले प्रत्याशी के लिए मैं पहली बीयू का पहला बटन दबा रहा हूँ, दबाया, रुके और छोड़ दिया। इसके बाद आप देखेंगे उसने पूछा पोस्ट 1 लास्ट कैंडिडेट डैश डैश, अर्थात पहले पद का अंतिम कैंडिडेट कहाँ है। तो पहले पद का अंतिम कैंडिडेट इसी पर है, क्योंकि कुल प्रत्याशियों की संख्या 11 है, इसलिए मैंने 11 बटन खोल के रखे थे। तो मैं 11वां बटन प्रेस करूँगा। ये 11वां बटन हमने प्रेस किया और ये थोड़ी देर रुक के छोड़ दिया। जैसे ही जानकारी इसको दी, इसने यहाँ पर डिस्प्ले दे दिया P1 कैंडिडेट्स 11, इसका मतलब हमारी जानकारी सही भरी। अब वो पूछता है, नीचे लिखा है सीट्स डैश डैश। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में किसी भी पद के लिए, अर्थात प्रत्येक पद के लिए सीट्स की संख्या हमेशा 1 ही है। तो महापौर या अध्यक्ष का पद है, लड़ने वाले संख्या भले 11 हाँ, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, लेकिन स्थान तो 1 ही है। तो सीट 1 है, तो पहली बीयू पर ही पहला बटन मैं दबाऊंगा, होल्ड किया और छोड़ दिया। जैसे ही जानकारी पूरी होती है, इसके पश्चात वो अगली जानकारी मांगता है पोस्ट 2 फर्स्ट कैंडिडेट। और पोस्ट 2 का बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट यूनिट क्रमांक 2 पर चिपका है, इसलिए अब मैं बैलेट यूनिट क्रमांक 2 को उठाऊंगा और पोस्ट 2 का पहला कैंडिडेट कहाँ है, दूसरी बीयू के पहले बटन के सामने, अर्थात इसका पहला बटन दबाया मैंने। अगेन दबाने का तरीका वही है, दबाया, थोड़ी देर रुके और छोड़ दिया। इसके पश्चात उसने पूछा पोस्ट 2 का लास्ट कैंडिडेट कहाँ है, क्योंकि पोस्ट 2 अर्थात पार्षद के पद के लिए हमारे पास कुल प्रत्याशी 15 हैं, तो अंतिम बटन 15वां ये मैंने दबाया और इसको छोड़ दिया। जैसे ही ये जानकारी देते हैं, उसने कहा पोस्ट 2 कैंडिडेट्स 15, जो आपने फीड किया है वो उसने वहाँ लिख दिया है। अब पूछ रहा है वो सीट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, हर पद के लिए सीट 1 ही है। केवल ये करना है कि दूसरे पद के लिए सीट पूछ रहा है तो दूसरी बीयू का पहला बटन दबाऊंगा और इसी के साथ यह सेटिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब आप जो हमने सेट किया है वो इस डिस्प्ले पे देख सकेंगे। इस बटन को छोड़ने के साथ ही मैं दोहरा दूं कि हमने क्या सेट किया है। हमने सेट किया है वार्ड क्रमांक 24, मतदान केंद्र क्रमांक 57, पदों की संख्या 2, पहले पद के प्रत्याशी 11, सीट 1, दूसरे पद के प्रत्याशी 15 और सीट 1। इसी जानकारी को आप इस पर देख सकते हैं। देखिए वार्ड क्रमांक 24, बूथ क्रमांक 57, नंबर ऑफ पोस्ट 2, पदों की संख्या 2, और पोस्ट 1 के लिए
महापौर या अध्यक्ष। कैंडिडेट्स 11 और सीट 1। इसके पश्चात पोस्ट 2 अर्थात वार्ड 24 के पार्षद। पोस्ट 2 के कैंडिडेट्स 15 और सीट्स 1। यह जानकारी हमने सेव की थी और वो जानकारी इसमें आ गई। अब इतनी जानकारी सेव करने के पश्चात इस मशीन को मतदान केंद्र पर हमें भेजना है, क्योंकि यह सेटिंग आरओ लेवल पे थी। तो मतदान केंद्र पर भेजने से पहले इसमें क्या आवश्यक कार्रवाई और करनी है ये आपको बताना चाहता हूँ। पहले इसको हम ऑफ कर दें। ऑफ किया, डिस्कनेक्ट भी कर दें क्योंकि इसको अलग अलग रख के हमें भेजना है। अब इस कैंड सेट वाले ढक्कन को हम बंद करेंगे, यहाँ पर धागा डालेंगे। धागा डालने के बाद ये एड्रेस टैग होगा जिस पे सारी आवश्यक जानकारी भरी जाएंगी। आरओ की सील भी लगेगी और यहाँ चपड़ा लगा के इसको इस तरह से हम इसमें लिटा देंगे। तत्पश्चात इस बड़े ढक्कन को इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। बड़े ढक्कन को बंद करने के बाद इसके इस भाग में भी धागा डाला जाएगा और इसी प्रकार का एड्रेस टैग लगेगा जिसमें आवश्यक जानकारियों के साथ आरओ की सील भी होगी और चपड़ा लगाया जाएगा। यह हम इसमें बांध देंगे। इसके बाद जो मैंने आपको सीलें दिखाई थी, यह सीयू की सील है जिसके दोनों ओर सीयू लिखा हुआ है। इस सील को यहाँ इस तरह से बीच में यूँ लपेट के चिपका दिया जाता है। किसी कंट्रोल यूनिट पर यह सील लगे होने का तात्पर्य है कि यह मशीन राज्य निर्वाचक आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आरओ के द्वारा सील की गई है। यह इस तरह से सीलिंग होती है। अब बारी आती है बीयू की। बीयू पे हमें देखना चाहिए मतदान के समय हमें कोई भी लाल बटन खुला नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं इसको खोलूंगा और इसका ये लाल बटन पहली बीयू का जो खुला था इसको वापस बंद कर दूंगा। बंद करने से पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि केवल और केवल प्रत्याशियों की संख्या के बराबर ही बटन खुले हैं। ऐसा मैं जोर देकर क्यों कह रहा हूं साथियों, क्योंकि यहाँ 11 प्रत्याशी थे तो 11 बटन खुले हैं। अगर कहीं प्रत्याशियों की संख्या 10 से कम होती, उदाहरण के तौर पर 8 होती, तो हम सेटिंग के समय 10 बटन खोले रखते हैं। सेटिंग के समय हमें 10 बटन खोलना पड़ते हैं और प्रत्याशी होते नोटा सहित 8, तो हमें बाकी 2 बटनों को भी बंद करना नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बटन मैंने ढक दिया है और फाइनल चेकिंग क्या करनी है कि जितने प्रत्याशी हैं उतने ही ग्रे बटन खुले हैं। इतने के खोलने बंद करने के बाद ये दोनों सिरों पर धागा बांधकर इस तरह से एड्रेस टैग बांधकर और एड्रेस लिखकर इस पर और चपड़ा लगाकर इसको सील कर देते हैं। इसके पश्चात इसके नीचे ये लंबी वाली सील जिसके दोनों तरफ बीयू लिखा हुआ है, इसको इस तरह से यहाँ लगाया जाता है। ये इस तरह से ये लग जाता है। अब ये बीयू की तैयारी हो गई। इसी प्रकार हमें सेकंड बीयू को देखना चाहिए। सेकंड बीयू में भी आवश्यक संख्या में प्रत्याशियों की संख्या के समान, प्रत्याशियों की संख्या के बराबर के ग्रे बटन खुले होने चाहिए। उसके बाद दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगना चाहिए और वही लंबी सील जो हमने इस पे लगाई थी पहली बीयू पे, ऐसी ही एक लंबी सील दूसरी बीयू पर भी हम लगाते हैं। इस तरह से ये सीलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है और अब हम इनको अलग अलग इनके संबंधित कैरिंग बॉक्सेस जिनके बाहर भी एड्रेस टैग लगे हुए हैं उनमें रखकर और मतदान केंद्र पर भेज सकते हैं। तो हमने ये देखा कि रिटर्निंग अधिकारी के लेवल पर, के स्तर पर इस कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को नगरीय निकाय के चुनावों के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता है। अब अगले भाग में हम यह देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए हम इस मशीन को कैसे तैयार करेंगे। अब हम इस मशीन को ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए आरओ लेवल पर किस तरह से तैयार किया जाएगा यह देखेंगे। यह प्रक्रिया हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए 3 पद जो हैं वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव किए जाएंगे 3 पदों के लिए। तो पहला पद सरपंच का, दूसरा पद जनपद सदस्य का, तीसरा पद जिला पंचायत सदस्य का। पहली बीयू पर सरपंच का मतपत्र, दूसरी बीयू पर
जनपद सदस्य का मतपत्र और तीसरी बीयू पर जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र लगाया जाएगा। मतपत्र को लगाने की विधि, मतपत्र संस्थापन की विधि पूर्वानुसार ही है। हम एक उदाहरण मानते हैं कि माना कि सरपंच पद के लिए लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या 11 है, अर्थात पहली बीयू पर सरपंच पद का मतपत्र चिपका है जिसमें कि 11 प्रत्याशी हैं। दूसरी बीयू पर जनपद सदस्य का मतपत्र चिपका है जिसमें कि प्रत्याशियों की संख्या 15 है और 15 आवश्यक बटन खुले हुए हैं। तीसरी बीयू पर जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र चिपका है और इस पे प्रत्याशियों की संख्या नोटा सहित 12 है, तो ये इसके 12 ग्रे बटन खुले हुए हैं। सेटिंग के समय आवश्यक जो जानकारी है, आवश्यक जो तैयारी है वो पूर्वानुसार ही है। पहली बीयू का स्लाइड स्विच 1 पर, दूसरी बीयू का स्लाइड स्विच 2 पर, तीसरी बीयू का स्लाइड स्विच 3 पर रहेगा। तीसरी बीयू दूसरी बीयू से कनेक्ट होगी, दूसरी बीयू पहली बीयू से कनेक्ट होगी और पहली बीयू सीयू के साथ कनेक्ट होगी, जो हमने कनेक्ट कर ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरओ लेवल पर सेटिंग करते समय 2 जानकारियां वार्ड नंबर और बूथ नंबर हमें 4 अंकों में भरनी पड़ती हैं, इसलिए 4 अंक 0 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं होंगे। तो पहले 10 बटन अनिवार्य रूप से खुले होंगे। अधिकतम हमने यहाँ 11 बटन खोले हैं क्योंकि प्रत्याशियों की संख्या पहले पद के लिए 11 है। और सेटिंग के समय पहली बीयू का लाल बटन खुला होना अनिवार्य है, इसलिए मैंने इसका पहली बीयू का लाल बटन भी खोल लिया। अब एक उदाहरण लेते हैं हम। वार्ड क्रमांक 12 के मतदान केंद्र क्रमांक 6 पर भेजे जाने के लिए यह मशीन सेट कैसे की जाएगी। तो ये मशीन ऑन है, क्लियर है। सर्वप्रथम हम कैंसेट बटन दबाएंगे। कैंसेट बटन दबाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखेंगे आप। एंटर वार्ड नंबर और बीप बीप की आवाज़ आ रही है। उदाहरण में हमने वार्ड नंबर लिया है 12। वार्ड नंबर को हम 4 अंकों में सेव करते हैं, अर्थात 0012 लिखेंगे। 12 के लिए हमें लिखना पड़ेगा 0012। तो पहले 0 के लिए 10वां बटन, प्रेस, होल्ड फॉर ए मोमेंट एंड रिलीज। फिर दूसरे 0 के लिए फिर से 10वां बटन दबाइए, एक पल के लिए रुकिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर 12 लिखना है हमें, तो 1 के लिए पहला बटन दबाएंगे, एक पल के लिए रुकेंगे और फिर छोड़ देंगे। 2 के लिए दूसरा बटन दबाइए, एक पल के लिए रुकिए और छोड़ दीजिए। हमने क्या करा, 0012 ये लिखा हुआ आ गया वार्ड क्रमांक 12 0012। उसके बावजूद इसकी टिक टिक जारी है क्योंकि यह जानकारी अभी हमने सेव नहीं की है। इसको सेव करने के लिए पहली बीयू का लाल बटन हम दबाएंगे, उसको भी दबाएंगे और फिर रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। जैसे ये जानकारी सेव होती है, मशीन अगली जानकारी मांगती है, एंटर बूथ नंबर। मतदान केंद्र क्रमांक हमने उदाहरण में लिया है 6 को हम भरेंगे 0006 अर्थात 0006। फिर से 3 बार 0 है तो 3 बार मुझे 10वां बटन दबाना पड़ेगा पहली बीयू का। पहले 0 के लिए दबाया, रुके और छोड़ा। फिर दूसरे 0 के लिए पुनः 10वां बटन दबाया, रुके और छोड़ा। तीसरे 0 के लिए पुनः 10वां बटन दबाया, रुके और छोड़ा। और 6 के लिए 1 2 3 4 5 और 6 ये छठा बटन दबाया, रुके और हम इसे छोड़ देंगे। मैं आज छोड़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ ये गिनती गिन के मैंने 1 2 3 4 5 6 क्यों दबाया है, ताकि अंदाजे से यदि मैं गलत बटन दबा दूं तो गलत जानकारी इसमें सेव हो जाएगी और उस स्थिति में मुझे मशीन को ऑफ करना पड़ेगा और फिर से ऑन करके पूरी प्रक्रिया आरंभ से करनी पड़ेगी। इसलिए बटन दबाते समय सावधानी पूर्वक बटन को देखें और उचित बटन को ही दबाएं। तो यह बटन दबा के मैंने छोड़ा और 0006 इसमें आ गया। इस जानकारी को सेव करने के लिए पुनः पहली बीयू का अंतिम लाल बटन दबाऊंगा मैं और दबा के रुकूंगा एक पल को, फिर छोड़ दूंगा। इतना करने के पश्चात अगली जानकारी वो मांग रहा है नंबर ऑफ पोस्ट अर्थात पदों की संख्या। हम ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। 3 पद हैं, एक सरपंच का, एक जनपद सदस्य का, एक जिला पंचायत सदस्य का। तो पदों की संख्या 3 है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। 3 के लिए मैं तीसरा बटन दबाऊंगा, फिर दबाया, एक पल के लिए रुके और फिर छोड़ दिया। जैसे ही आपने 3 पद भर दिए तो वो तीनों पदों की बारी बारी से जानकारी मांगेगा। पहला पद अर्थात पोस्ट 1 फर्स्ट कैंडिडेट, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि डिस्प्ले पर जो भी जानकारी आती है उसको पूरा पढ़ने की आदत डालें।
पोस्ट 1 फर्स्ट डैश डैश, अर्थात पहले पद का पहला कैंडिडेट कहाँ है। तो पहले पद का बैलेट कहाँ चिपका है, पहली बीयू पर। इसका पहला कैंडिडेट कहाँ होगा, पहले बटन के सामने, अर्थात ये दबा दिया मैंने, पहला बटन दबाया, रुके और छोड़ दिया। तुरंत उसने पूछा पोस्ट 1 का लास्ट कैंडिडेट कहाँ है। पहले पद के लिए कुल प्रत्याशी कितने चुनाव लड़ रहे हैं, 11। तो पहले पद का अंतिम प्रत्याशी ये 11वां बटन खुला हुआ है, तो ये 11वें बटन को दबाया, रुके और छोड़ दिया। क्योंकि अंतिम प्रत्याशी हमारा नोटा है, इसलिए संख्या के हिसाब से हमने उसको लेके दबा दिया। अब उसने पूछा, जो हमने दबाया है वो लिख दिया उसने, पोस्ट 1 कैंडिडेट्स 11। अगर गलत बटन दबा देंगे तो यहाँ कैंडिडेट की संख्या बदल जाती, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक देखें और अपनी जानकारी को चेक भी करते चलें। अब वो पूछ रहा है सीट्स। मध्य प्रदेश में प्रत्येक पद के लिए सीटों की संख्या एक ही है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 दबाऊंगा। 1 दबा के जैसे ही मैं छोड़ूंगा पहले पद का काम खत्म। अब वो पूछ रहा है पोस्ट 2 फर्स्ट कैंडिडेट, और पोस्ट 2 का बैलेट कहाँ लगा है, पोस्ट 2 का बैलेट पेपर लगा है दूसरी बीयू पर। तो दूसरी बीयू पर पोस्ट 2 का पहला कैंडिडेट होगा दूसरी बीयू के पहले बटन के सामने, अर्थात ये पहला बटन दबाया, दबा के थोड़ा सा रुकेंगे फिर छोड़ देंगे। जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो पूछेगा पोस्ट 2 का लास्ट कैंडिडेट। पोस्ट 2 का लास्ट कैंडिडेट, पोस्ट 2 के लिए कुल प्रत्याशी हैं नोटा सहित 15, तो अंतिम प्रत्याशी के सामने वाला बटन मैंने ये दबा दिया। इसको दबा के एक पल के लिए रुकेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर उसने पूछा पोस्ट 2 कैंडिडेट्स 15, सीट्स कितनी हैं। मैंने आपको बताया हर पद के लिए सीटों की संख्या एक ही है, और चूंकि ये दूसरे पद की बात चल रही है इसलिए अब मैं दूसरी बीयू पर ही पहला बटन दबाऊंगा, ये दबाया। जैसे इसको छोड़ूंगा तो वो तीसरे पद की जानकारी मांगेगा। अब वो मांग रहा है पोस्ट 3 का फर्स्ट कैंडिडेट। पोस्ट 3 का बैलेट कहाँ चिपका है, तीसरी बीयू पर, और इसका फर्स्ट कैंडिडेट कहाँ है, तीसरी बीयू के पहले बटन के सामने, अर्थात पहला बटन दबाया। अब इसको हमने छोड़ा तो उसने पूछा पोस्ट 3 का लास्ट कैंडिडेट। तो पोस्ट 3 के लिए हमारे पास प्रत्याशी हैं 12, और 12 बटन ही हमने पहले बैलेट पेपर लगा के खोल रखे हैं, तो ये अंतिम प्रत्याशी का बटन मैंने दबा दिया। अब जैसे इसको छोड़ा तो उसने लिख दिया पोस्ट 3 कैंडिडेट्स 12, और सीट हमेशा एक ही है, तो तीसरी बीयू पर पहला बटन। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, अभी हमने जो जानकारी सेव की है यह दर्शाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, आप इसको चेक कर सकें इसलिए बता दूं कि हमने 3 पदों के लिए वार्ड नंबर 12 और बूथ क्रमांक 6 के लिए हमने इस मशीन को तैयार किया है। पहले पद के लिए कैंडिडेट की संख्या 11 है और सीट 1 है। दूसरे पद के लिए कैंडिडेट्स की संख्या 15 है और सीट 1 है। तीसरे पद के लिए कैंडिडेट्स की संख्या 12 है और पद 1 है। अब आप इस जानकारी को इस डिस्प्ले पर देखें। वार्ड नंबर 12, बूथ नंबर 6, नंबर ऑफ पोस्ट 3, पदों की संख्या 3। पोस्ट 1 के लिए पहले पद के लिए 11 उम्मीदवार, कैंडिडेट्स 11 और सीट 1, उम्मीदवार 11 और सीट 1। दूसरे पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या 15 और सीट्स 1, उम्मीदवारों की संख्या 15 और सीट 1। पोस्ट 3 अर्थात तीसरे पद के लिए कैंडिडेट्स 12, मतलब उम्मीदवारों की संख्या 12 और सीट्स 1। यही हमने जानकारी इसमें भरी थी और ये जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। अब इस मशीन को ऑफ करके और मतदान केंद्र पर भेजना है तो इसको ऑफ करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, पूर्वानुसार इस सेक्शन को भी एड्रेस टैग लगा के सील करेंगे, फिर इस बड़े ढक्कन को बंद करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे, सील करेंगे। यहाँ CU वाली सील जो पहले लगाई गई थी उसी प्रकार से ये सील यहाँ लग जाएगी। इसके पश्चात BUs का ध्यान रखना है, बैलेट यूनिट्स का। इसमें पहली BU का जो एंड बटन हमने खोल के रखा था सेटिंग के समय, उसको ढकना ना भूलें, उसको ढक दीजिए। और चूंकि इस उदाहरण में प्रत्याशियों की संख्या 11 थी इसलिए कोई बात नहीं, कभी अगर 10 से कम होती तो अनावश्यक बटनों को वापस ढकना है। एक बात ध्यान रखनी है बस कि प्रत्येक BU पर केवल और केवल प्रत्याशियों की संख्या के बराबर ही ग्रे रंग के बटन खुले होने चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई बटन खुला नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 11
यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12 गिरे बटन खुले हैं। ये मशीनें तैयार हैं। इनको बंद करके इनके दोनों तरफ एड्रेस टैग लगाएंगे और इस तरह की ये सील यहाँ पर लग जाती है, ये नीचे। तीनों मशीनों पर अलग अलग ऐसी सील लगाई जाएगी। सीयू पर भी एक अलग सील लगेगी सीयू की, बीयू पर जो सील लगेगी उस पर यहाँ बीयू लिखा हुआ है। तीनों मशीनों पर अलग लगेगी। इन मशीनों को डिस्कनेक्ट करके प्रॉपर सही कैरिंग बॉक्सेस में रखें और मतदान केंद्र पर रवाना करें। धन्यवाद।